हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। आज इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकक कोशिका या इकाई सेल। त्रिविम जालक में बिंदुओं को रेखा द्वारा जोड़ा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम रेखा द्वारा जोड़ते हैं, तो संपूर्ण संरचना छोटी छोटी त्रिविम इकाइयों में विभाजित हो जाती है। इन इकाइयों को एकक कोशिकाएँ कहते हैं। इन्हें हम बोलते हैं यूनिट सेल। अर्थात यूनिट सेल वह होती हैं जिन्हें बार बार त्रिविम में यदि हम दोहराते हैं तो क्रिस्टल की बाह्य संरचना प्राप्त हो जाती है। यहाँ ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्रिस्टल में जो यूनिट सेल है उसकी जो चयन है वो स्वेच्छा से किया गया है, परंतु उसे जालक की संमिता तथा क्रिस्टल की बाह्य ज्यामिति व्यक्त करने के लिए वो आवश्यक होती है। आपको 3 एकक कोशिकाएं दिखाई जाती हैं। एकक कोशिका के तीनों किनारे A, B, C कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त एकक कोशिका को व्यक्त करने के लिए जो कोण होता है वो अल्फा, बीटा, गामा लेते हैं। एकक कोशिका की विमाएं ज्ञात होने पर हम क्रिस्टल का जो सैद्धांतिक घनत्व है वो भी इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ρ = Nm/Nv, जहाँ पर n जो है, स्मॉल n जो है वो एकक कोशिका में कणों की संख्या है, कैपिटल M जो है वो अणुभार है, v जो है कैपिटल वो एकक कोशिका का आयतन है, रो जो है वो सैद्धांतिक घनत्व है और कैपिटल N जो है वो आपका अवोगाड्रो नंबर है। त्रिविम जालकों के प्रकार। अब लैटिस जो होते हैं, टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? टाइप ऑफ स्पेस लैटिस जो है वो 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला है सिंपल लैटिस, सिंपल या प्रिमिटिव लैटिस, इसे हम बोलते हैं सरल जालक। वे जालक जिनमें अवयवी एकक कोशिका के कोनों पर स्थित होते हैं उन्हें हम सरल जालक कहते हैं। इस प्रकार के जालक की एकक कोशिका में कुल गणों की संख्या गणना कर सकते हैं। एक कोने का कण उन सभी एकक कोशिकाओं का भाग होता है जो कि उस कण से स्पर्श करते हैं। त्रिविम में एक कोने को 8 घन स्पर्श कर सकते हैं। इस प्रकार का कण 8 एकक कोशिकाओं का भाग होगा। अतः एक कोने के कण के एकक कोशिका में केवल कितना होगा? 1/8 होगा। घनीय संरचना के 8 होते हैं, तो संपूर्ण घनीय जो एकक कोशिका होती है उसमें कणों की संख्या होगी 8 × 1/8 = 1। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि यदि क्रिस्टल समूह आपका घनीय है तो जो वितरण होगा जालकों का वो होगा सरल, काय केंद्रीय, फलक केंद्रीय, और जालकों की संख्या होगी 3। यदि आपका क्रिस्टल समूह चतुष्कोणीय है तो जालकों का वितरण होगा सरल और काय केंद्रीय, और जालकों की संख्या होगी 2। यदि आपका समचतुर्भुजीय है तो सरल, बेस केंद्रीय, काय केंद्रीय और फलक केंद्रीय, और विभिन्न त्रिविम जालकों की संख्या होगी 4। यदि एकंताक्ष है तो सरल और बेस केंद्रीय और विभिन्न त्रिविम जालकों की संख्या होगी 2। त्रिनताक्ष है तो सरल होगा और जालकों की संख्या होगी 1। षटकोणीय है तो बेस केंद्रीय और 1, और यदि त्रिकोणीय है तो सरल होगा और 1 होगी। कुल होगी आपकी जालकों की संख्या, इसका मतलब 4। तो ये तो था सरल जालक। अब हम पढ़ते हैं बेस केंद्रीय जालक। वे जालक जिनके अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त समांतर फलक के केंद्रों पर स्थित होते हैं। जिनमें अवयवी कण जो होंगे वो समानांतर जो फलक होती हैं उनके केंद्रों पर होंगे, तो उसे हम बेस केंद्रीय जालक कहते हैं। तो एकक कोशिका में कणों की संख्या होगी 8 × 1/8 + 2 × 1/2, तो = 2। समानांतर तलों में केंद्र का कोण 2 एकक कोशिकाओं में सम्मिलित है। तीसरा है हमारा काय केंद्रीय जालक, उसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड लैटिस। वे जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्रों पर स्थित होता है, इसमें एकक कोशिका के कोनों पर नहीं होकर एकक कोशिका के केंद्रों पर होता है, उसे हम काय केंद्रीय जालक अथवा अंतः केंद्रीय जालक कहते हैं। तो कणों की संख्या कितनी होगी? 8 × 1/8 + 1 = 2। केंद्र का जो कण होगा वो केवल उसी एकक कोशिका का होता है। फिर आता है फेस सेंटर्ड लैटिस। वे जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है कि जो अवयवी कण होंगे वो फलक के केंद्र पर स्थित होंगे कोनों के अतिरिक्त, और जबकि आपने बेस केंद्र में क्या देखा था? समानांतर फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं।
और काय केंद्रीय में कोनों के एकक कोशिकीय केंद्र पर स्थित होंगे और इसमें प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होंगे, तो उसे हम बोलेंगे फलक केंद्रीय। फलक केंद्रीय जालक के विविध एकक कोशिका में कुल 14 अवयवी कण होते हैं, जिसमें से 8 कण घन के प्रत्येक कोने पर होते हैं और 6 कण जो होंगे वो प्रत्येक के फलक के केंद्र पर होंगे। अब ये है आपकी जैसे सिंपल डायग्राम, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। सिंपल वाले में आपने देखा कोनों पे स्थित है। बेस सेंटर में आपने देखा समानांतर जो फलक थी उसके मध्य में स्थित है। तीसरा आपने देखा काय केंद्रीय जालक, बॉडी सेंटर्ड लैटिस। बॉडी सेंटर्ड लैटिस में आपने देखा कि एकक कोशिका के केंद्र पर, एकक कोशिका ये थी उसके केंद्र पर भी स्थित है। और फलक केंद्रीय जालक में आपने देखा प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी, तो इसमें जितने भी फेजेस हैं उनके केंद्र पर भी ये थे। तो एकक कोशिका में जो कणों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, टोटल हो गया आपका 4। एक चतुर्भुजी समचतुर्भुजी जालक के सरल, बेस केंद्रीय, फलक केंद्रीय तथा ये जो काय केंद्रीय थे, इन चारों की हमने डायग्राम में आपको बताया। तो सिंपल ऑर्थोरोम्बिक में ओनली कॉर्नर्स, फेस सेंटर में दोनों फलकों पे, ठीक है, बॉडी सेंटर में एकक कोशिका के सेंटर में, और जो फेस सेंटर था उसमें फलक के उस पे था। जालक तल, लैटिस प्लेन। एक क्रिस्टल में उपस्थित 2 बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो वह समान दूरी पर अन्य समान बिंदुओं से गुजरती है। भिन्न भिन्न दिशाओं में ये रेखाएं तल का निर्माण करती हैं। क्रिस्टल संरचना को इन तलों के रूप में भी देखा जा सकता है। इसे हम बोलते हैं जालक तल, कि जो 2 बिंदुओं के बीच में एक सीधी रेखा खींच ली तो ये रेखा दूसरे बिंदुओं से भी गुजरेगी, तो ये रेखाएं जो होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में एक तल का निर्माण करती हैं। इसे हम बोलते हैं जालक तल। जैसा कि आपको बिल्कुल डायग्राम में क्लियर है कि इस तरीके से ये जालक तल है। त्रिविम जालक में बिंदु समानांतर तथा समान दूरी के तलों की उसमें होते हैं। एक क्रिस्टल में इस प्रकार की व्यवस्था के कई रूप होते हैं और प्राप्त जो आपके जालक तलों के बीच की दूरी भिन्न हो सकती है, परंतु ये सभी तल समानांतर होंगे। इस प्रकार के जालक तलों को बिंदुओं से चिन्हित किया गया है, जबकि दूसरे प्रकार के तल जो होते हैं वो खड़ी रेखाओं द्वारा दिखाए गए हैं। क्रिस्टल में सामान्य फलक उस जालक तल को माना जाता है जिसमें बिंदुओं की संख्या अधिकतम होती है। अब इसे आपको न्यूमेरिकल इस पे कैसे आएंगे वो बताते हैं। एक धातु घनीय जालक के रूप में क्रिस्टलित होता है। इकाई सेल का किनारा 3.0 एंगस्ट्रॉम है और जो घनत्व है वो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 50 ग्राम धातु में कितने इकाई सेल उपस्थित होंगे? तो आप पहले इकाई सेल का आयतन निकालिए, ठीक है। इकाई सेल का आयतन कितना होता है? A क्यूब। तो किनारा कितना है आपका? 3.0, तो 3.0 क्यूब निकाला। प्रति ग्राम धातु आप आयतन निकाल लीजिए, 50/8 6.25। तो इकाई सेल की आप इस तरीके से नंबर ऑफ इकाई सेल आप उसमें निकाल सकते हैं। तांबे की क्रिस्टलीय संरचना में तांबे के परमाणु का फलक केंद्रीय एफसी संरचना में व्यवस्थित है। यदि एकक कोशिका का किनारा 3.62 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है तो धातु का घनत्व ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं कि कॉपर जो होता है FCC बना रहा है, तो एकक कोशिका में कितने होंगे? 4। तो ρ = Nm/Nv। तो स्मॉल n = कितना हो गया यहाँ पे? 4। तो आपने और कैपिटल M है 63.54 कॉपर का परमाणु भार होता है, कैपिटल N ऑर्बिटल नंबर, और V जो होता है वो होता है किनारा क्यूब आयतन। आपने क्यूब निकाला तो इससे आप इस तरीके से रो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है CSBr का काय केंद्रीय बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टल है। इसके इकाई सेल में CS घन के केंद्र तथा Br के कोनों पर स्थित है। तो एक तो इकाई सेल का किनारा और दूरी याद करनी है, और CSBr का अणुभार और घनत्व आपको दे रखा है। तो जो BCC स्ट्रक्चर है उसमें 2 कण होते हैं, एक केंद्र का और दूसरा घन के कोने का। तो इकाई सेल के 2 कण क्रमशः CS और Br होंगे, और इन दोनों आयनों का जो भार है वो आपका 212.81 है। तो Nm = ये हो गया, कैपिटल N आपको पता है, और रो जो है वो आपका
6.44 आपको दे रखा है। तो आपको एक तो निकालना है इकाई सेल का आयतन। पहले आप आयतन निकाल लीजिए। V निकाला। V निकालने के बाद में आपको उसका 1/3 करेंगे, क्योंकि जो किनारा होता है वो होता है V का 1/3, तो 2.98 एंगस्ट्रॉम आपका आ गया। और फिर आता है 200 तल पर क्रिस्टलीय अक्ष पर a/2 दूरी अंतःखंड काटता है। तो इस तल की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो कितनी होगी? a/2। तो आपने a निकाला 4.298 एंगस्ट्रॉम, a यानी उसका किनारा, अपॉन 2, तो 2.149 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको क्या निकालना था? किनारा निकालना था और वो निकालना था। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है किनारा Q। तो किनारा यदि आपको वॉल्यूम से निकालना है तो हो जाएगा वॉल्यूम की पावर 1/3, ठीक है। और a/2 अंतर दूरी अंतखंड पे काटता है, तो मूल बिंदु कितनी हो जाएगी उसकी दूरी? a/2, तो वो होगी आपकी 4.298 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2, तो 2.149 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।